अच्छा देखो, अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं जैसे एक्स एन, यानी आपको एन में फंक्शन दिया हुआ है, आपको एग्जैक्ट फाइंड करना है और आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो है अल्फ़ा एन। और आगे इसमें लिखा हुआ है यूनिट स्टेप, यानी यू एन क्या बता रहा होता है आपको कि आपकी जो लिमिट्स हैं वो ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी जाएंगी। बस यू एन आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पे आपने ज़ीरो से इन्फिनिटी की लिमिट लगाई। अच्छा, आपके एग्जैक्ट का फॉर्मूला वही पुराना वाला है। यहाँ आपने लिमिट लगाई, एक्स एन के बजाय आपने ये फंक्शन लिखा। अच्छा, जब भी हम एक्स एन लिखते हैं ना तो उसके साथ यू एन कभी नहीं पुट करते, यानी यहाँ एक्स एन जो होगा ना आपके पास वो सिर्फ है अल्फ़ा एन। कभी भी अल्फ़ा एन के साथ यू एन नहीं पुट करोगे। यू एन का क्या होता है काम, बस लिमिट्स बताने तक का होता है। उसके बाद जेड इन्वर्स एन फॉर्मूले का आ गया, ठीक है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर अल्फ़ा और जेड को हमने अंदर ले लिया और एन को हमने बेसिकली पावर बनाना था। एन को हम पावर क्यों बना रहे हैं, ताकि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकें, ठीक है। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब लगती है, जब हमारे पास लिमिट्स हो ज़ीरो से इन्फिनिटी की और कोई भी, जैसे यहाँ पर अल्फ़ा जेड इन्वर्स है ना, यहाँ पर कोई भी टर्म हो सकती है। यानी हमारे पास जब ऐसे ही होती है ना कंडीशन, एन इक्वल टू ज़ीरो और एन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी और आपके पास एक्स टू द पावर एन हो, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लग सकती है यहाँ पर। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर ए अपॉन वन माइनस एक्स। अब ये ए क्या है, लोअर लिमिट को बेसिकली ए कह रहे हैं, तो एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर आपके पास एक एक्स क्या है, अल्फ़ा जेड इन्वर्स, सही है। तो अल्फ़ा जेड इन्वर्स लिख दिया, लोअर लिमिट ज़ीरो थी तो वो पुट कर दी और वन अपॉन में वन माइनस एक्स की जगह हमने अगेन अल्फ़ा जेड इन्वर्स लिख दिया। अच्छा, आर ओ सी हम साथ साथ निकालते हैं। आर ओ सी क्या होता है, बेसिकली ये जो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है ना, इसका आप कह लो कन्वर्जेंस का जो पॉइंट होता है वो होता है कि x जो है आपके पास वो लेसर देन होता है आपके पास वन के। तो यहाँ पर x क्या था, अल्फ़ा जेड इन्वर्स, वो लेस देन है वन के। ये आपके पास आर ओ सी है, वो चलता रहेगा, ठीक है। अब ये जेड इन्वर्स था ना, यहाँ पे जेड इन्वर्स को मैं नीचे अपॉन में ले आऊँगी तो वो क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा। तो ये बन गया अल्फ़ा अपॉन जेड और ये आपके पास लेसर देन वन है। इस स्टेप में मैंने यही किया, बस सिंपल वन अल्फ़ा अपॉन जेड कर दिया। इसको एलसीएम ले लिया, जेड माइनस अल्फ़ा, और ये जेड अपॉन में आएगा, वो ऊपर चले गया। तो सिंपल आपके पास, अच्छा देखो यहाँ पर ये जो अपॉन में जेड था वो उस तरफ चले गया, इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा इज़ लेसर देन जेड। तो जब भी आपके पास ये कंडीशन हो, इसको हम सिंपल ये भी तो कह सकते हैं ना कि जेड आपके पास बड़ा होगा अल्फ़ा से। अब अल्फ़ा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अल्फ़ा वन से बड़ा हो सकता है, अल्फ़ा वन से छोटा हो सकता है, या अल्फ़ा वन हो सकता है। उसके बेसिस पे इसके डिफरेंट डायग्राम्स बनेंगी, उसका मैं भी बताती हूँ। मगर यहाँ से हमें क्या पता चल गया, जो हमारे पास आर ओ सी है, आर ओ सी से हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ में बेसिकली क्या होता है, एक रियल एक्सिस होता है, एक इमेजनरी एक्सिस होता है। उस पर हमें ड्रॉ करके ये देखना होता है हमारा सिस्टम स्टेबल है, कॉजल है, नॉन कॉजल है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसको ड्रॉ करने का तरीका ये होता है, मैं डायरेक्ट ही यहाँ बता देती हूँ। देखो यहाँ पे अभी हमारे पास ये वाला केस बन गया, z बड़ा है अल्फ़ा के। देखो हमारे पास सबसे पहली बात ये है कि सिस्टम स्टेबल तब होगा जब आपके पास जो यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल क्या होगा कि मैं एक सर्कल बना दूँ जिसका रेडियस वन हो। फॉर एग्जांपल ये एक एक्सिस बना रही हूँ ना मैं, रियल हो गया, ये इमेजनरी हो गया, मैं इस पर एक सर्कल बना दूँ जिसका मेरे पास ये रेडियस का पॉइंट है ना, यहाँ ये वन है, तो ये मेरे पास कहलाएगा यूनिट सर्कल। तो स्टेबिलिटी का जो पूरा ताल्लुक होता है ना जी ट्रांसफॉर्म में, वो इस बात से होता है कि आपका यूनिट सर्कल जो है वो इंक्लूड है आपके इस इक्वेशन में या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला केस देखूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने अल्फ़ा को वन से छोटा ले लूं, देखो ये जो मैंने बनाया हुआ है ना आउटर सर्कल, ये मेरे पास है यूनिट सर्कल, ठीक है। मैंने यूनिट सर्कल बना दिया, यहाँ पर मेरे पास z इक्वल टू वन था। अब मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मेरे पास मेरी इक्वेशन ये बनी है ना कि z बड़ा है अल्फ़ा से, अगर फॉर एग्जांपल मेरी अल्फ़ा की वैल्यू कम है वन से, तो वो सर्कल यकीनन अंदर बनेगा। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा, अच्छा जहाँ पर भी अल्फ़ा की वैल्यू होती है ना वहाँ पर एक हम क्रॉस लगाते हैं, ये क्रॉस पोल को इंडिकेट कर रहा है, सही है। तो
क्रॉस पोल को इंडिकेट करता है और ये ज़ीरो ज़ीरो को ही करते हैं। अब क्या सीन है कि आपके पास अल्फ़ा लेसर देन 1 है, उसका मैंने सर्कल यहाँ बना दिया। इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, बस 1 से कम होगा, हमें इतना पता है। अब क्या है, जब भी हमारे पास z बड़ा होता है ना अल्फ़ा से, यानी हमारा सर्किट हमारा सिग्नल जब भी कॉजल होता है, राइट साइडेड होता है। अब ये कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है, जब भी UN लिखा हुआ हो ना साथ, जब भी UN लिखा हुआ होता है ना साथ, इसका मतलब ही यही होता है कि आपका सर्किट आपका सिग्नल पूरा राइट शिफ्टेड है, या फिर आपका जो सिग्नल है गिवन वो पूरा कह लो आप 0 से इन्फिनिटी पर ही एग्जिस्ट कर रहा है, कॉजल है या राइट साइडेड कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। अब क्या है, इसमें जब भी ऐसा होगा कि z बड़ा है अल्फ़ा से, तो आपके पास जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है ना, यानी वो हिस्सा जिस पर z ट्रांसफॉर्म हमारा एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसको हम शेड करते हैं। अब जब भी आपका z इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा होगा, तो वो हमें दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सबसे पहले तो कॉजल है, राइट साइडेड शिफ्टेड है, और शिफ्टेड नहीं है मतलब राइट साइड पर ही एग्जिस्ट कर रहा है। और ROC इज़ द एरिया आउटसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस अल्फ़ा। मतलब ROC कौन सा हिस्सा हो गया, जो मैंने सर्कल बनाया था ना अपने पोल को देखते हुए, अल्फ़ा जो हमारे पास आया था ROC से, उसको देखते हुए जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है अंदर, यूनिट सर्कल के अंदर, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है छोटा है इससे। तो इसके बाहर के जो एरिया है ना, उसको मैं शेड करूँगी एज अ ROC। अब मैंने शेड कर दिया पूरे इस बाहर के एरिया को, मतलब इस सर्कल को छोड़ के, इस सर्कल को जो अंदर वाला है उसे छोड़ के, ये जो बाहर का पूरा हिस्सा है ना, वो हमारे पास है ROC। सही है। अब जब भी आपके पास यूनिट सर्कल पे ROC टच कर जाए, पूरी तरह से टच कर जाए, तब आपका सिस्टम हो जाता है स्टेबल। यहाँ पर ROC पूरी तरह से यूनिट सर्कल टच हुआ है, ROC पूरा मतलब है ही यूनिट सर्कल के पूरे अंदर बाहर हर जगह है, ठीक है। तो हमारे पास सिस्टम स्टेबल हो गया। सबसे इजी तरीका स्टेबल और अनस्टेबल देखने का यही है। अब सेकंड कंडीशन पे आओ। इस जगह अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं मेरा अल्फ़ा छोटा हो, मतलब देखो यहाँ पर ये जो आया ना z इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, इसका सिंपल मतलब ये है कि मैं जब भी अपने पोल के लिए सर्कल ड्रॉ करूँगी। हाँ, एक और बात मैंने नहीं बताई स्टार्टिंग में, पोल के लिए पोल क्या होता है, सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं। पोल हमारे पास ये ऊपर वाली चीज़ होती है, सॉरी नीचे वाली चीज़ होती है, और आपके पास ज़ीरोज़ ऊपर वाली चीज़ होती है। यहाँ से अगर मैं z की वैल्यू निकालूंगी, वो क्या आएगा, z इज़ ग्रेटर देन, देखो ना ये z, ये माइनस अल्फ़ा उस साइड पर जाके प्लस का अल्फ़ा बन जाएगा ना, तो z आपके पास बड़ा आएगा अल्फ़ा से, ठीक है। यही इक्वेशन बनेगी। अब ये क्या बताता है कि आपका जब भी सर्कल मैं बनाऊँगी ना, पोल, अब ये पोल था ना, नीचे अपॉइंट में पोल था, उसका जो पोल बनेगा उसका रेडियस अल्फ़ा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि z मेरे पास अल्फ़ा से बड़ा है। तो ये जो मैं अपना सर्कल बनाऊंगी ना अपने पोल का, वो बेसिकली ये होगा कि जो रेडियस होगा वो उसके पोल के बराबर होगा, और वहाँ पे पोल क्या है हमारे पास, अभी अल्फ़ा चल रहा है, ठीक है। कभी कभार न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल 1 के 2 के 3 के, तो फिर हम वो बोलते हैं कि ये 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, इसका रेडियस 3 के बराबर है, मगर यहाँ फ़िलहाल ये अल्फ़ा के बराबर है, 1 2 3 के बराबर नहीं है। इसीलिए मैं अल्फ़ा की डिफरेंट सिचुएशंस पे वैल्यू डाल के देख रही हूँ कि कब मेरा सिस्टम स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, और कब मार्जिनली स्टेबल होगा। सही है। तो मैंने स्टेबिलिटी के लिए एक शर्त टाइप बता दी कि जब भी यूनिट सर्कल को वो टच भी करे और उससे बाहर भी जा रहा हो या अंदर भी आ रहा हो, मतलब यूनिट सर्कल लाजमी इन्वॉल्व हो रहा हो। यूनिट सर्कल कौन सा सर्कल है, जो एक हम लोगों ने बनाना है। जब भी जी ट्रांसफॉर्म में अल्फ़ा वगैरह दिख जाए, सबसे पहले एक बड़ा सा यूनिट सर्कल बनाओ, बड़ा से मुराद जिसका रेडियस 1 हो, ठीक है। और फिर आप अपने जब पोल का सर्कल ड्रॉ करोगे अपनी अल्फ़ा की वैल्यू के अकॉर्डिंग, अगर तो वो आपके पास सर्कल जो मतलब आपने अपने पोल के हिसाब से ड्रॉ किया है, वो उसको ड्रॉ करने के बाद आपने जब ये बना दिया अपना रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, वो पूरे यूनिट सर्कल पे टच हो रहा है, आपका सिस्टम स्टेबल है। अदरवाइज अनस्टेबल है जब वो टच ना कर रहा हो, या फिर क्या कह लो, हाँ टच ना कर रहा हो, बस यही सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा मैंने ले लिया -1, अल्फ़ा लेसर देन अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 ले लिया, यानी मेरा यूनिट सर्कल तो 1 का होगा, वो तो पक्की बात है। मगर जो मेरे पास अब अल्फ़ा यानी जो मेरे पोल के हिसाब से मेरा सर्कल बन रहा है,
वो मेरे पास अब 1 से बड़ा है, यही बात बताई हुई है ना यहाँ के, वो 1 से तो बड़ा है। अब आप कुछ भी करो, तो यहाँ पर मैंने जो सर्किल बनाया है इसका कुछ भी रेडियस है, बट ये 1 से बड़ा है, ये बात पक्की है। तो और हमारे जब भी z इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा होता है तो उसमें हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, एरिया आउटसाइड द सर्किल। मतलब जो भी मेरा पोल वाला सर्किल है उसके बाहर के हिस्से को मैं शेड करूँगी कि ये मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। अब देखो, जो मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो तो मेरे यूनिट सर्कल को टच ही नहीं कर रहा, यूनिट सर्कल मेरा बेचारा अंदर है, सही है। और ये जो मेरे पास पूरा एरिया है, ये जो पूरी मेरा आउटर सर्कल है जो मेरे पोल्स से बना हुआ है, वो तो मतलब वो तो टच ही नहीं होने दे रहा यूनिट सर्कल पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को। दैट्स वाई हमारा सिस्टम है अनस्टेबल। तीसरा केस सिनेरियो जो हम ले सकते हैं वो है कि अल्फ़ा बराबर हो 1 के। तो जब ये एग्जैक्टली बराबर होगा 1 के तो हमारे पास यूनिट सर्कल और जो मेरे पोल से बनने वाला सर्कल है वो कॉन्साइड हो जाएंगे, ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे बिल्कुल। और जब ऐसा केस होगा तो क्या होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो वही आपके बाहर वाला ही होगा, बट यहाँ पर क्या हुआ है कि टच तो कर रहा है बट आगे या पीछे नहीं जा रहा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ सर्कल को, यूनिट सर्कल को टच किया था मगर उससे बाहर भी मतलब उसके अंदर भी आ रहा था, यूनिट सर्कल के अंदर भी कुछ ना कुछ आ रहा था, मगर यहाँ पर अंदर नहीं आ रहा, ठीक है, इसके बाहर ही बाहर है, तो ये मार्जिनली स्टेबल है। इसके और भी हैं।